नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं मनोज कॉमिक्स की एक और मज़ेदार कॉमिक्स, चक्रव्यूह का खिलाड़ी पार्ट 2। कुछ देर बाद अमर सैनिकों के साथ पूरे गांव में रामा डाकू और कलवा को ढूंढता फिर रहा था। यहाँ भी नहीं है, न जाने कहाँ गायब हो गया है। जबकि दूसरी ओर हरिया किसान के घर में, मैं कहाँ हूँ? भगवान का लाख लाख शुक्र है, सरदार को होश आ गया। आप जहाँ भी हैं सुरक्षित है महाराज। यह हमें महाराज के संबोधन से किसने पुकारा? वह फौरन आवाज की ओर पलटा और अगले पल, हमारा परिणाम स्वीकार करें महाराज। तुम? तभी कुछ याद आते ही, हमारा पुत्र कहाँ है हरिया? राजकुमार पूर्णतः सुरक्षित है महाराज, लेकिन तुम लोग अचानक गांव छोड़कर कहाँ चले गए थे? हमने तुम्हें बहुत ढूंढा पर कुछ पता ही नहीं चला। राजकुमार की सुरक्षा के लिए वह गांव छोड़ना आवश्यक था महाराज। ओह, तुमने तो हमारे पुत्र को पालने के लिए बहुत कष्ट सहे हैं। तुम्हारे इस उपकार का ऋण हम कभी नहीं उतार पाएंगे। महाराज, ऐसी बात कहकर आप हमें शर्मिंदा न करें। नहीं हरिया, तुम वाकई महान हो। तुमने गैर होकर भी हमारे लिए इतने कष्ट सहे, जबकि हमारे अपनों ने ही हमें इस हाल में पहुंचा दिया। आज हम तुम्हें अपनी बर्बादी की कहानी सुनाते हैं। उस दिन हमारी पहली रानी से उत्पन्न हुए पुत्र की पहली वर्षगांठ थी। हमारी और महारानी कनकलता की प्रसन्नता की कोई सीमा नहीं थी। स्वामी, देखिए हमारे पुत्र के चेहरे पर कितना तेज है। हाँ महारानी, हमारा पुत्र बड़ा होकर हमारी कीर्ति को चारों ओर फैलाएगा। तभी, क्षमा करें महाराज, आपकी यह इच्छा कभी पूरी नहीं होगी। हम दोनों चौंक कर पीछे की ओर पलटे। अगले पल, रूपकला, यह तुम क्या कह रही हो? मैं सही कह रही हूँ महाराज। आज से आप दोनों स्वयं को इस कक्ष में नजरबंद समझिए। राज्य की सारी सेना मेरी गुलाम है। कोई भी सैनिक तुम्हारा आदेश नहीं मानेगा। जहरीली नागिन, तू हमारे विरुद्ध इतना बड़ा षड्यंत्र रचेगी, ये तो हमने सपने में भी नहीं सोचा था। हा हा हा, इस षड्यंत्र में आपके छोटे भाई भानु सिंह भी मेरे साथ हैं। नहीं नहीं, यह नहीं हो सकता। वह इस दुष्कार्य में तुम्हारा साथ नहीं दे सकता। तभी, आपको जानकर बहुत दुख होगा भाई साहब कि रूपकला ठीक कह रही है। भानु, तुम हमारे भाई होते हुए भी हमारे खिलाफ हो। हा हा हा, सत्ता के आगे कोई भाई नहीं होता, कोई पति नहीं होता। हा 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 हा। उन्हें हंसता देखकर मैं गुस्से से पागल हो उठा। दुष्टों, मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा। लेकिन इससे पहले कि मैं उन पर वार करता, सारे सैनिक मुझ पर टूट पड़े। तुम सब गद्दारों को मैं जीवित नहीं छोड़ूंगा। आह, आई! तभी महारानी कनकलता की चीख कक्ष में गूंज उठी। मैंने पीछे पलटकर देखा तो मेरे पैरों तले की जमीन खिसक गई। आह! दुष्टा, हत्यारिन, मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। तभी, आह! हा हा हा, तुम मुझे क्या मारोगे रामेश्वर? उल्टा मैं ही तुम्हें और तुम्हारे इस बच्चे को खत्म कर दूंगी। कहकर वह नन्हे राजकुमार की तरफ पड़ी। उफ, ये तो राजकुमार की हत्या करने के लिए उधर बढ़ रही है, परंतु हम ऐसा अनर्थ कभी नहीं होने देंगे। अगले ही क्षण हमने अपनी पूरी शक्ति संजोकर राजकुमार की तरफ छलांग लगा दी। पीछे हट दुष्टा! आह! राजकुमार को बचाने का यही एक उपाय है। सैनिकों, महाराज का पीछा कर उन्हें मौत के घाट उतार दो। जो आज्ञा महारानी। मैं घायल अवस्था में अधिक देर सैनिकों का सामना नहीं कर पाऊंगा। मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए। वहां से मैं सीधा अस्तबल में पहुंचा और एक तीव्र गति से दौड़ने वाले घोड़े पर बैठकर भाग लिया। उफ, सैनिक साएं की भांति मेरे पीछे लगे हुए हैं। शीघ्र ही मैं तुम्हारे गांव में प्रवेश कर गया। इस गांव में मैं शायद राजकुमार के प्राण बचाने के लिए कुछ कर सकूं। तभी मुझे तुम्हारा घर दिखाई दिया। यही घर ठीक है, आगे जाने का मेरे पास समय नहीं है। उसके बाद की कहानी तो तुम जानते ही हो। लेकिन महाराज, ये रहस्य तो अभी भी बना हुआ है कि आप घायल होते हुए भी पीछा करने वाले सैनिकों से कैसे बच गए थे। मेरे प्राण बचाने का सारा श्रेय डाकू मालदेव को जाता है, क्योंकि गांव से बाहर निकलते ही सैनिकों ने मुझे घेर लिया था। अपनी मौत से कब तक भागोगे? उफ, अब मेरी मृत्यु निश्चित है। खैर, अब मुझे अपनी कोई चिंता नहीं। राजकुमार के प्राण तो मैं बचा ही चुका हूँ। चलो, आखिरी बार ईश्वर को याद कर लो। तभी अचानक सैनिकों पर वार हुआ।
फिर अचानक कई व्यक्ति अपने अस्त्र शस्त्र संभाले सैनिकों पर टूट पड़े। शीघ्र ही सारे सैनिक मारे गए। सेनापति सैनिकों का यह हर्ष देखकर भाग निकला। मुझे डाकू मालदेव कहते हैं। सैनिकों को तुम्हारी हत्या का प्रयास करते हमसे देखा न गया और हम उन पर टूट पड़े। धन्यवाद मित्र, तुम्हारा यह उपकार मैं जीवन भर नहीं उतार सकूंगा। छोड़ो मित्र, मैंने जो किया वह मेरा कर्तव्य था। तभी उसकी दृष्टि मेरे घावों पर पड़ी। अरे, तुम तो बुरी तरह घायल हो और तुम्हें चिकित्सा की आवश्यकता है। और इस तरह मैं रामा डाकू बन गया। फिर सरदार मालदेव की मृत्यु के बाद सब डाकुओं ने मुझे अपना सरदार चुन लिया। ओह, मैंने प्रतिज्ञा की थी कि जब तक मैं उस दुष्ट रूपकला और भानु सिंह को समाप्त कर अपना राज्य वापस नहीं ले लूंगा, चैन से नहीं बैठूंगा। परंतु आज आपकी यह हालत कैसे हो गई महाराज? यह सब प्रधान सेनापति का किया धरा है। यह आप क्या कह रहे हैं महाराज? अगर यह सच है तो गजब हो गया है महाराज। आज एक पुत्र के हाथों पिता घायल हो गया है। पिता? पुत्र? हाँ महाराज, प्रधान सेनापति अमरसेन आपका पुत्र है। आहा, यह जानकर आज मैं कितना प्रसन्न हुआ हूँ, यह मैं तुम्हें बता नहीं सकता। जब अमर को भी सारी वास्तविकता का पता चलेगा तो वह भी बहुत प्रसन्न होगा महाराज। नहीं हरिया, नहीं, उसे जानकर बहुत दुख होगा कि उसका पिता एक डाकू है। हमें वचन दो हरिया कि तुम हमारे पुत्र को कुछ नहीं बताओगे। ठीक है महाराज, जैसी आपकी इच्छा। अच्छा हरिया, अब हम चलते हैं। कुछ देर और रुक जाइए महाराज। उसी पल, ओह अमर, खबरदार, भागने का प्रयत्न किया तो अपने प्राणों से हाथ धो बैठोगे। सैनिकों, बंदी बना लो इन दोनों को। अगले ही पल, ठहरो, मैं इन्हें बंदी नहीं बनाने दूंगा। पिताजी, आप सामने से हट जाइए। आप नहीं जानते ये कितना कुख्यात और निर्दयी डाकू है। मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। इनको बंदी बनाने से पहले तुम्हें अपने पिताजी की लाश के ऊपर से गुजरना होगा अमर। पिताजी? तेरे पिताजी ठीक कह रहे हैं। हम दोनों के होते हुए तुम इन्हें बंदी नहीं बना सकते। ठहरो हरिया, हम नहीं चाहते कि हमारे लिए तुम पिता पुत्र में अनबन हो। हम स्वयं को प्रधान सेनापति के हवाले करते हैं। लेकिन कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है हरिया, हमने निर्णय ले लिया है। ओह, तुम हमें बंदी बना सकते हो युवक। सैनिकों, इन दोनों को बेड़ियों में जकड़ लो। सैनिकों ने आगे बढ़कर रामेश्वर और कलुआ के हाथों में हथकड़ियां डाल दी और उन्हें ले चले। हे भगवान, अब क्या होगा? अगर महारानी ने महाराज को पहचान लिया तो अनर्थ हो जाएगा। हमें कुछ न कुछ करना ही होगा। हम कुछ नहीं कर सकते रूपा, महाराज ने हमें वचन की डोर से बांध रखा है। ओह, थोड़ी देर बाद उधर राजमहल में आपका बंदी हाजिर है महारानी जी। अरे, रामा डाकू के रूप में ये तो महाराज रामेश्वर है। सेनापति तो कहता था कि महाराज को उसने खत्म कर डाला है। अगले पल महारानी रूपकला सोचों से उबरते हुए बोली, शाबाश अमरसेन, शाबाश। तुम ऐसा करो, इसे यहीं छोड़ जाओ। हम इससे एकांत में कुछ बातें करना चाहते हैं। जो आज्ञा महारानी जी। अमरसेन के जाने के बाद तो तुम अभी जीवित हो? हाँ रूपकला, लगता है हमें जीवित देखकर तुम्हें बहुत गहरा धक्का लगा है। क्या राजकुमार भी जीवित है? हाँ रूपकला। कहाँ है राजकुमार? यह तुम जीवन भर नहीं जान सकती रूपकला। मेरी गर्दन उड़ा दो, तब भी नहीं। अगर आज हम बंदी बनकर तुम्हारे समक्ष खड़े हैं तो सिर्फ इसलिए कि हमारा पुत्र सही सलामत रहे। अचानक रूपकला ठहाका मारकर हंस पड़ी। हा हा हा, ये तुम्हारी भूल है। मैं राजकुमार को पाताल से भी खोज निकालूंगी और तुम्हें तो मैं ऐसी मौत मारूंगी कि मौत भी कांप उठेगी। अगले पल महारानी रूपकला द्वारा बुलाए जाने पर अमरसेन पुनः कक्ष में प्रविष्ट हुआ। ले जाओ इस दुष्ट को और इसका सिर धड़ से अलग कर दो। क्षमा करें महारानी जी, अगर आप इस कुख्यात डाकू को पूरी प्रजा के समक्ष मृत्यु दंड दें तो इसकी मृत्यु से प्रजावासियों को आपके विरुद्ध सिर उठाने वाले के अंजाम का पता चल जाएगा और वह आपके हक में बहुत अच्छा रहेगा। बहुत खूब, तुम्हारा विचार प्रशंसनीय है प्रधान सेनापति, परंतु हम नहीं चाहते कि प्रजा इस दुष्ट का चेहरा देखे और इसकी आवाज सुने। इसका प्रबंध मैं अच्छी तरह कर दूंगा महारानी जी। फिर अमर बंदी महाराज रामेश्वर को लेकर बाहर की तरफ बढ़ गया। क्या मैं अमर को बता दूं कि मैं उसका पिता हूं? परंतु यह जानकर उसका लहू खौल उठेगा
और वह रूपकला पर चढ़ दौड़ेगा। और रूपकला यह जानते ही कि अमर हमारा खून है, उसका कत्ल करा देगी। हमारा पुत्र जीवित रहे, इसके लिए हमें मृत्यु को गले लगाना ही होगा। अगले दिन प्रजाजनों, जिस अपराधी को आप देख रहे हैं वह रामा नाम का कुख्यात डाकू है, जिसने जीवन भर आप लोगों पर अन्याय किए हैं। इसके अपराधों के लिए इसे मृत्यु दंड देने का निर्णय लिया गया है। राज्य के प्रधान सेनापति स्वयं अपने हाथों से इसे मृत्यु दंड देंगे। प्रधान सेनापति, आगे बढ़ो। जो आज्ञा महारानी जी। अमर अपनी तलवार संभाले मंच की तरफ बढ़ा। मैं कहती हूँ रोक लो उसे, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। मैं विवश हूँ रूपा, मैं महाराज को दिया हुआ वचन नहीं तोड़ सकता। और अचानक रूपा ने मंच की तरफ दौड़ लगा दी। मैंने तो महाराज को कोई वचन नहीं दिया था, मैं यह अनर्थ कदापि नहीं होने दूंगी। ओह रूपा! उधर अमरसेन मंच पर पहुंच चुका था। बस एक पल बाद ही एक पुत्र के हाथों पिता का वध हो जाएगा। लेकिन अगले पल पुत्र कभी अपने पिता की हत्या करने जैसा जघन्य पाप नहीं कर सकता। मुझे माफ कर दीजिए पिताजी। सभी भौचक्के से खड़े रह गए थे। ओह, अमरसेन ने ऐसा क्यों किया? तभी अमरसेन, इनकी हत्या न करना, ये तुम्हारे पिता हैं। ओह, तो ये माजरा है। उधर मंच पर अपनी नकाब हटाकर प्रजाजनों को अपना चेहरा दिखा दीजिए महाराज। अगले पल महाराज रामेश्वर ने अपनी नकाब उतार फेंकी। हैं महाराज रामेश्वर? महाराज, परंतु महाराज, हमें तो बताया गया था कि आपकी मृत्यु हो गई है। वह सब झूठ था प्रजाजनों, हमारे विरुद्ध षड्यंत्र रचा गया था, जिसे रचने वाले ये दोनों थे। महारानी, शीघ्र ही कुछ कीजिए, अन्यथा प्रजा विद्रोह कर उठेगी। हाँ हाँ, हमें कुछ करना ही होगा। सैनिकों, समाप्त कर दो इन्हें। आज्ञा पाकर सैनिक आगे बढ़े, मगर अपने पिता की ओर उठने वाली हर बाह को मैं काट कर फेंक दूंगा। आह! महाराज रामेश्वर भी एक सैनिक की तलवार छीनकर सैनिकों से जूझ पड़े। तुम्हारा यही अंजाम होना चाहिए गद्दारों। आह! उन दोनों ने मिलकर सभी सैनिकों को मार गिराया। इधर भीड़ में, भाइयों, आज आप सबको निर्णय लेना है कि आप एक निर्दयी महारानी का राज चाहते हैं या एक न्यायप्रिय महाराज का। हमें महाराज रामेश्वर का राज चाहिए, तो फिर टूट पड़ो गद्दारों पर। चलो, हाँ हाँ चलो। तुरंत ही मारो, आह, उफ, मारो। ओह, सारी प्रजा विद्रोह कर उठी है। अब क्या होगा? अब कुछ नहीं हो सकता भानु सिंह, हमें भागकर अपने प्राण बचाने चाहिए। मगर तभी, ठहरो दुष्टों, भागने से पहले अपनी दुष्टता का दंड तो भुगतते जाओ। ओह! अगले ही पल वह दोनों महाराज रामेश्वर के चरणों में गिर पड़े। मुझे क्षमा कर दो भैया, मैं भटक गई थी स्वामी, मुझे क्षमा कर दीजिए। नहीं दुष्टों, तुम्हें क्षमा करने का अर्थ है अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना। खच्चाक! आह! उधर हरिया के साथ मिलकर प्रजाजनों ने सारे गद्दार सैनिकों को या तो मार डाला था या फिर बंदी बना लिया था। कुछ ही देर बाद, राज सिंहासन ग्रहण कीजिए महाराज। ये सब तुम्हारे कारण ही संभव हो सका है हरिया। फिर तुम्हें कैसे पता चला था पुत्र कि महाराज रामेश्वर तुम्हारे पिता हैं? उस दिन जब मैंने कलुआ का घोड़ा अपने घर के बाहर देखा तो मैं सोच में डूब गया। ओह, लगता है रामा डाकू और उसका साथी हमारे ही घर में है, कहीं वह माँ और पिताजी को कोई हानि न पहुँचाए। लेकिन इससे पहले कि मैं अंदर घुस पाता, मेरे कानों में बातचीत का स्वर सुनाई दिया। अंदर क्या वार्तालाप हो रहा है, सुनना चाहिए। और जल्दी ही मैं सारी बातों से परिचित हो गया। ओह, इसका तात्पर्य है रामा डाकू महाराज रामेश्वर हैं और मैं उनका पुत्र हूँ। मुझे अंदर पहुंचकर पिताजी महाराज से अपने किए की क्षमा मांगनी चाहिए। परंतु तभी, ओह, सैनिक आ पहुंचे। अपराधी मिला सेनापति जी। अगर इन्हें मेरे और महाराज के संबंधों का पता चल गया तो ये महारानी को सब कुछ बता देंगे। तब महारानी अपनी सैन्य शक्ति के बल पर हम सबको समाप्त कर देगी। मुझे चुप ही रहना होगा और उचित वक्त का इंतजार करना होगा। तब मैंने महाराज को बंदी बनाकर महारानी के समक्ष प्रस्तुत किया और एक योजना के तहत अपना सुझाव उनके सामने रख दिया, जिसे उसने तुरंत ही स्वीकार कर लिया। तुम्हारा प्रस्ताव हमें स्वीकार है प्रधान सेनापति। तूने ये प्रस्ताव स्वीकार कर अपनी मृत्यु के बुलावे पर हस्ताक्षर कर दिए हैं कमीनी। ओह, इसका मतलब है तुम्हें उसी दिन सब कुछ मालूम हो गया था।
जी पिताजी। शाबाश पुत्र, हमें तुम पर गर्व है। धन्यवाद पिताजी। आपको अपना राज्य और पुत्र दोनों मिल गए हैं महाराज। अब हमारा कर्तव्य पूरा हुआ, हमें जाने की आज्ञा दीजिए। कैसी बातें कर रहे हो मित्र, अब तुम कहीं नहीं जाओगे। जो कुछ हमारा है वह अब तुम्हारा भी है। तुम राजमहल में ही रहोगे, मेरे बड़े भाई व भाभी बनकर, और मेरे पहले वाले अच्छे माता पिता बनकर। हरिया और रूपा ने दौड़कर अमरसेन को गले से लगा लिया। बेटा, माँ, पिताजी। तो यह थी मनोज कॉमिक्स की एक मज़ेदार कॉमिक्स। ऐसी ही मज़ेदार कॉमिक्स के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।